जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें अभी तक हमने हमारा क्लास 6 से 9 कंप्लीट कर लिया गया। हम आ गए हमारे क्लास 10 में। आई होप आपने हमारी सारी ही वीडियोज़ को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस होम साइंस की सीरीज को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि आप भी हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ के हमारी सीरीज़ का लाभ उठा सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जो आपको समझ में आए करिए, बट रिस्पॉन्स भी अवश्य किया करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इन वीडियोज़ को साथ ही साथ अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी सीरीज़ के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सके। तो ये तो हमने कुछ बातें जानी हमारी सीरीज़ के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स क्लास 10 का चैप्टर 8, जो हम क्या करेंगे, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ध्यान दीजिएगा, हमारी मॉर्निंग में क्लास हुई थी, क्या हमने किया था एक बार फटाफट उसका रिवीजन ले लेते हैं। जो हमने मॉर्निंग में क्लास किया था उसमें हमने किया था फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, और वो क्वेश्चन आंसर्स किस टॉपिक से रिलेटेड था, तो घरेलू विधियों द्वारा जल कैसे शुद्ध किया जा सकता है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी हमारी मॉर्निंग की क्लास के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास 2 बार होती है, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो मॉर्निंग में हमारी क्लास हुई थी, अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उस वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, देन जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और आज की क्लास में जैसा आपको हमने बताया, हम करने वाले अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमने अभी तक हम क्लास 10 में हमने पहला पार्ट अपना कंप्लीट किया, क्या, होम मैनेजमेंट है, जिसको हम गृह प्रबंधन कहते हैं। तो गृह प्रबंधन में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए, वो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये स्वास्थ्य रक्षा। ये जो हम जल से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, स्वास्थ्य रक्षा। इट मीन्स हेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने हमारा जो है 2 टॉपिक कंप्लीट किया। कौन सा, जल स्रोत तथा उपयोगिता देखी हमने। हेल्थ प्रोटेक्शन में जल कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये हमने देखा। घरेलू विधियों द्वारा जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, वो हम कवर करेंगे किसके अंतर्गत, हेल्थ प्रोटेक्शन के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी कहानी चल क्या रही है। तो ये हम कर रहे हैं हेल्थ प्रोटेक्शन के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारा स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत आता है। तो अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। ये देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हैजा, अतिसार, टाइफाइड या मोती झरा और पेचिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सारी ही बीमारियां अशुद्ध जल से फैलती हैं, और ये होती क्या है, इनका उपचार कैसे किया जा सकता है, किन जीवाणुओं के माध्यम से सारी बीमारियां फैलती हैं, इन सभी के बारे में हम इस पूरे ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मनुष्यों द्वारा नियमित रूप से जल का सेवन किया जाता है। ऐसी स्थिति में अशुद्ध या संक्रमित जल हमारे शरीर को प्रभावित करता है। विभिन्न रोगों के रोगाणु अथवा बैक्टीरिया वातावरण से जल स्रोतों में पहुंचते, यानी कि जहां से हमें जल प्राप्त होता है, तथा इनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके उपरांत ये रोगाणु बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं तथा शीघ्र ही हमारे शरीर को संबंधित रोगों का शिकार बना देते हैं। जल के माध्यम से फैलने वाले रोग ही अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रोग जल के माध्यम से फैलते हैं उन्हें ही अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हम कहते हैं। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग से मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं। किससे, हमारे पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड, पेचिस आदि। अतिसार को हम डायरिया भी बोलते हैं। अब देखते हैं अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले रोग तथा उनके कारक,
यानी कि अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले कौन से रोग हैं और उन रोग को फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो पहला है हैजा। हैजा फैलता किसके द्वारा है? विब्रियो कॉलेरा के द्वारा। हैजा फैलाने वाला जीवाणु कौन है? विब्रियो कॉलेरा। दूसरा है अतिसार डायरिया। ये किससे फैलता है? इचेरिचिया, ध्यान दीजिएगा, इचेरिचिया कोलाई। जो अतिसार डायरिया फैलाने वाला जीवाणु है उसका नाम क्या है? इचेरिचिया कोलाई। तीसरा रोग है टाइफाइड। किससे फैलता है? सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। पेचिस, जिसको हम डिसेंट्री भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा फैलता है? बैसिलरी जीवाणु या एंट अमीबो हिस्टोलिटी का। दो तरह के जीवाणु से फैलता है पेचिस। किसके? बैसिलरी जीवाणु और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये हमने देखे कुछ रोग और उनके फैलाने वाले जीवाणुओं के नाम। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क अवश्य कीजिए प्लीज़। मैं बार बार बोलती हूँ, एक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप नोट्स बनाया करिए। ये जो है ना कि हैजा किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? विब्रियो कॉलेरा। अतिसार व फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? इचोरिचिया कोलाई है। तो ये सब जो भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। मैं बार बार आपसे बोलती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको स्टार मार्क करिएगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे। तो ये आपको पता लग गया होगा। आप देखते हैं हैजा के बारे में, जिसको हम कॉलेरा बोलते हैं। हैजा एक अति भयंकर तथा शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। मेलों तथा तीर्थ स्थान पर जहाँ लोग एकत्र होते हैं, इस रोग के फैलने की संभावना अधिक रहती है। यह रोग स्वच्छता एवं शुद्ध जल के उचित प्रबंधन के न होने के कारण फैलता है। उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। सामान्यतः हैजे के रोगाणु ग्रहण करने के कुछ ही घंटों, लगभग 8 से 10 घंटे के बाद व्यक्ति में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, किंतु कभी कभी लक्षण 2-3 दिन बाद भी प्रकट होते हैं। तो ये तो हमने जाना हैजा के बारे में। अब देख लेते हैं हैजा के कारण। नंबर 1 है, यह रोग अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु विब्रियो कॉलेरा के कारण होता। अभी हमने देखा था ना हैजा कौन से जीवाणु के माध्यम से फैलता है? तो विब्रियो कॉलेरा, जो कि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटा होता है, जिसका आकार कुंडलाकार या कांसा प्रकार का होता है। इस तरीके से जो विब्रियो कॉलेरा है ये दिखता है, इसलिए इसे कॉमा बैसिल्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विब्रियो कॉलेरा को और किस नाम से जानते हैं? तो विब्रियो कॉलेरा को कॉमा बैसिल्स के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के जीवाणु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस रोग का कारण मक्खियाँ होती हैं। जो हमारा हैजा रोग है इसका कारण क्या है? मक्खियाँ वमन या मल पर बैठकर जीवाणुओं को अपने पैरों व पंखों पर एकत्र कर लेती हैं तथा इन जीवाणुओं को वह खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों पर छोड़ देती हैं। इस प्रकार दूषित पदार्थ को खाने या पीने से व्यक्ति को हैजा हो जाता है। ये देखिए नोट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा है? यदि दूध में हैजे के जीवाणु पहुंच जाते हैं तो उसमें इन जीवाणुओं की संख्या तेजी से फैलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर दूध पीने से अगर किसी को कॉलेरा हो जाता है तो उसमें इन जीवाणुओं की संख्या बहुत ही तेजी से फैलती है। हैजा के लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 है, हैजे का प्रभाव होते ही व्यक्ति पतले, दस्त व वमन करने लगता है। दूसरा है, वमन और दस्त शरीर में आवश्यक लवण एवं जल की कमी की स्थिति पैदा करता है। वमन से आप समझते हैं ना, उल्टी, जिसको वोमिटिंग हम बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है, रोगी के पेट में भयंकर पीड़ा होती है। चौथा, रोगी को ज्वर भी आ जाता है तथा शरीर ठंडा पड़ जाता है। पांचवा पॉइंट है, पानी की कमी के कारण आंखें पीली पड़ जाती हैं, वह गड्ढे में धंस जाती हैं। शरीर में जल की कमी को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। छठा पॉइंट देखते हैं, चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है। और सातवां पॉइंट कहता है, शरीर का रक्तचाप निरंतर गिरता रहता है जिसमें गुर्दे प्रभावित होते हैं। तो हैजा के लक्षण आपने देखे। हैजा से बचाव किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 है, खुला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए व खाने पीने की वस्तुओं को हमेशा ढककर रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो केवल शुद्ध पानी पिए अथवा पानी को उबाल कर पिए। दूसरा पॉइंट, खुले में शौच से बचने के लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। पॉइंट 3 है, फल और सब्जियों का सेवन उन्हें अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही करें
चौथा पॉइंट है मेले अथवा तीर्थ स्थलों पर जाते समय स्वच्छता का समुचित ध्यान रखना चाहिए तथा इन स्थानों पर जाने से पहले हैजे का टीका लगवाना चाहिए। पॉइंट 5 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोगी के मल मूत्र वमन तथा थूक आदि को मिट्टी के बर्तन में डालकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। पॉइंट 6 है इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करें तथा पृथक कमरे में रखें, यानी कि आइसोलेट करके रखना चाहिए। पॉइंट 7 है रोगी द्वारा प्रयुक्त बर्तनों को गर्म पानी में डालकर साबुन से धोना चाहिए। तो ये तो आपने देखा कि हैजा रोग से किस तरह से बचाव किया जा सकता है। अब इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 योग्य चिकित्सक के परामर्श अनुसार रोगी का इलाज तथा देखभाल करना चाहिए। नंबर 2 रोगी को प्रारंभ में प्याज का रस दें, जिसको हैजा रोग हुआ है उसको प्याज का रस देना चाहिए, बहुत ही फायदा होता है। पॉइंट 3 है रोगी के शरीर में जल की कमी ना होने दे, पानी को उबाल कर ठंडा करके पिलाएं। पॉइंट 4 रोगी को गरिष्ठ भोजन यानी कि थोड़ा सा हल्का भोजन, गरिष्ठ भोजन मतलब जो जल्दी पचता नहीं है, जैसे हैवी मील आप जिसको बोलते हैं, तो गरिष्ठ भोजन ना दे, उनको हल्का भोजन देना चाहिए तथा उनके स्थान पर चूनी के पानी अथवा नींबू के रस को जल में उबाल कर देना चाहिए। गरिष्ठ यानी कि थोड़ा सा हैवी भोजन उनको ना दें। क्या उनको देना चाहिए, उसके स्थान पर चूने के पानी अथवा नींबू के रस को जल में उबाल कर देना चाहिए। पॉइंट 5 कहता है रोगी के ठीक होने पर भी रोगी को ठोस भोजन देने से अतिरिक्त बाले वाटर, फटे दूध का पानी, मट्ठा, संतरे का जूस, दाल का पानी इत्यादि देना चाहिए है। तो ये देख लिया हमने। पॉइंट 6 है रोगी को पर्याप्त विश्राम भी करना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट देखे किसके बारे में, हैजा के उपचार के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो रोगी होता है उसको गरिष्ठ भोजन यानी कि हैवी मील नहीं देना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि हैजा से उपचार कैसे किया जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन है, देखते। क्वेश्चन 1 कहता है अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले रोग रोगी के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन 2 है कॉमा बैसिस किस रोग के जीवाणु का नाम है, अभी हमने जस्ट ही पढ़ा था। हैजा रोग का कारण कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन 4 है निरंतर वमन और दस्त से शरीर कौन से तत्वों की कमी हो जाती है। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे। तो ये तो हमने जाना हैजा के बारे में, हैजा के लक्षण देखे, हैजा के कारण देखे, हैजा से बचाव के उपचार और हैजा का उपचार किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमने पहला रोग देखा है। अब दूसरा देखते हैं अतिसार, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। एक संक्रामक रोग है यह जो अतिसार है हमारा, यह एक संक्रामक यानी कि फैलने वाला रोग है। यह रोग जल तथा भोजन के माध्यम से फैलता है। बताइए जो अभी हमने हैजा पढ़ा था वो किससे फैलता है, फटाफट बताइए। तो हम कहाँ पे थे, यह रोग जल तथा भोजन के माध्यम से फैलता है। कौन सा रोग, अतिसार। यह रोग पाचन तंत्र से संबंधित है। यह रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। और जो हमने अभी हैजा पढ़ा था वो कौन से ऋतु में ज़्यादा पड़ता है, मतलब कौन से मौसम में अधिक फैलता है, वो भी कमेंट करके बताइए। यह रोग मुख्य रूप से बड़ों की अपेक्षा बच्चों को प्रभावित करता है। इसका उद्भवन काल क्या है, इसका संप्राप्ति काल 1 से 2 दिन का होता है। अतिसार के कारण इस रोग की उत्पत्ति प्रायः इचेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु द्वारा होती है। हमने फर्स्ट में ही देखा था भी। इस रोग के मुख्य कारण क्या है। नंबर 1 इस रोग के संक्रमण में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। मक्खियों द्वारा रोग के जीवाणु का संक्रमण फैलता है। नंबर 2 वर्षा ऋतु में इस रोग के जीवाणु जल में अधिक पाए जाते हैं। नंबर 3 दूषित जल के सेवन से भी यह रोग हो सकता है। नंबर 4 है निरंतर अपच रहने से भी यह रोग हो सकता है, यानी कि डाइजेशन की प्रॉब्लम जिसको होती है उसको भी यह रोग हो सकता है। नंबर 5 है भोजन में नियमितता होने पर यह रोग हो सकता है, यानी कि कोई टाइमिंग नहीं है भोजन का, कभी जल्दी खा ले रहे हैं, कभी लेट खा रहे हैं, कभी 2 घंटे बाद भी खा ले रहे हैं, कभी 1 घंटे बाद भी खा ले रहे हैं, तो अनियमितता होने पर भी यह रोग हो सकता है। अतिसार के लक्षण देखते हैं। नंबर 1 बच्चों को अतिसार में होने वाले दस्त अत्यधिक पतले तथा प्रायः हरे रंग के होते। ध्यान दीजिएगा जब बच्चों को अतिसार होता है तो उसका पहला सिम्टम्स क्या है कि जो दस्त है वो बहुत पतले और प्रायः हरे रंग के होते हैं। नंबर 2 दस्त अधिक आने पर कभी कभी दस्त के साथ रक्त भी आ जाता है। दस्तों की संख्या 20 से 25 तक हो सकती है, यानी कि जो बच्चा है वो एक दिन में 25 से 30 बार दस्त कर सकता है, जिसको कॉलेरा हो जाता है। दस्त झागदार होते हैं। नंबर 3 शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है। नंबर 4 लगातार पेट दर्द
दस्तों से आमाशय व आंतें कमजोर पड़ जाती हैं। नंबर 5, रोगी को हल्का ज्वर भी हो जाता है। नंबर 6, रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह अत्यधिक कमजोरी भी महसूस करता है। तो ये तो हमने देखे अतिसार के लक्षण। अब इसका उपाय क्या है, इससे बचने का देखते हैं। नंबर 1 है, वर्षा ऋतु में जल के संक्रमण की बहुत आशंका रहती है, अतः विशेषकर वर्षा ऋतु में जल को उबाल कर ही पीना चाहिए। नंबर 2 कहता है, बोतल से दूध पीने वाले बच्चों की बोतल समय समय पर अच्छी तरह साफ करते रहना चाहिए। नंबर 3 है, भोज्य पदार्थों को मक्खियों से बचाने के लिए ढककर रखना चाहिए। नंबर 4, बच्चों को दूध उबाल कर ही देना चाहिए। नंबर 5 है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे गंदी वस्तुएं, खिलौनों आदि को मुंह में ना डालें। तो ये उपाय अपना करके आप अतिसार से अपने बच्चों को यानी कि कॉलेरा से बचा सकते हैं। अतिसार के उपचार देख लेते हैं। नंबर 1 है, तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। नंबर 2, रोगी को पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। नंबर 3, गाय अथवा भैंस का दूध पीने वाले बच्चों के दूध में जल की मात्रा 2 गुनी कर देनी चाहिए। नंबर 4, रोगी को खाने में सोडा वाटर, मट्ठा तथा नमक एवं शक्कर का घोल आदि तरल पदार्थ देते रहना चाहिए। नंबर 5 है, नमक अत्यंत कम मात्रा में देना चाहिए व चीनी के स्थान पर ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। तो ये तो हमने कौन से रोग के बारे में जाना, अतिसार अर्थात कॉलेरा के बारे में जाना हमने। अब हमारा दूसरा रोग है टाइफाइड या मोतीझरा, जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड या मोतीझरा को हम फटाफट देख लेते हैं। टाइफाइड दूषित जल द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जितने भी हम रोग पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। तो सीधी सी बात है, टाइफाइड भी अशुद्ध जल से ही फैलता है। टाइफाइड को मियादी बुखार तथा आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है। यह बुखार एक निश्चित अवधि तक अवश्य रहता है। यह रोग अत्यधिक भयंकर नहीं होता, किंतु इसकी अवधि लंबी रहने के कारण यह व्यक्ति को कमजोर बना देता है। संप्राप्ति काल, इस रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर 4 से 10 दिन के अंदर रोग उत्पन्न करके व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। रोग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। टाइफाइड के कारण देख लेते हैं। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। इसके मुख्य कारण देख लेते हैं। यह रोग दूषित जल, दूध एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। नंबर 2 है, शरीर में प्रवेश के उपरांत ये जीवाणु व्यक्ति की आंत में पहुंचकर बढ़ते हैं तथा व्यक्ति को रोग का शिकार बना देते हैं। नंबर 3 है, फल, सलाद व सब्जियां शुद्ध जल से अच्छी प्रकार न धोने पर रोग की उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। नंबर 4 है, मक्खियां भी भोज्य पदार्थों को जीवाणु युक्त बनाती हैं। नंबर 5, टाइफाइड रोगी के मल मूत्र के साथ लाखों जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। साफ सफाई न करने से ये जीवाणु अन्य जगह फैलते हैं। तो ये तो हमने देखा टाइफाइड के कारण। अब देख लेते हैं टाइफाइड के लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको टाइफाइड हो जाता है। नंबर 1 है, प्रातःकाल ज्वर कम और रात्रि आते आते ज्वर तेज, यानी कि सुबह सुबह बुखार जो होता है कम रहता है और जैसे जैसे रात होती शाम होती जाती है बुखार बढ़ता जाता है। पहले सप्ताह में यह 104 फ़ारेनहाइट तक रहता है। दूसरे सप्ताह में यह 101 फ़ारेनहाइट तक ही पहुंच जाता है। यानी कि जो पहला वीक होता है, 2 सप्ताह तक इसका टाइम रहता है। पहले वीक में ये 104 फ़ारेनहाइट तक ये बुखार रहता है, पर दूसरे सप्ताह में ये 101 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। पॉइंट 2 है, रोगी बेचैनी व सिरदर्द महसूस करता है। पॉइंट 3, शीघ्र ही मोती के समान छोटे छोटे दाने निकलते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं। मोतीझरा क्यों कहते हैं आपने समझ लिया, क्योंकि शीघ्र ही मोती जैसे छोटे छोटे दाने भी निकलने लगते हैं, जिसको टाइफाइड हो जाता है, इसीलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं। नंबर 4 है, आंतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं। नंबर 5, जिह्वा मध्य में सफ़ेद तथा सिरों पर लाल हो जाती है। नंबर 6, अन्य लक्षणों में पेट फूलना, सन्निपात के समान स्थिति, मल मूत्र विसर्जन सामान्य न रहना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये तो हमने 5-6 पॉइंट देखे किसके बारे में, टाइफाइड के लक्षण के बारे में। अब टाइफाइड से बचाव किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 है, इस संक्रामक रोग से बचाव के लिए चिकित्सक के परामर्श में समय समय पर TAB का टीका लगवाना चाहिए। किसका टीका, ध्यान दीजिएगा, TAB का टीका लगवाना चाहिए। नंबर 2, सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे हाथ, अंगुली, नाखून आदि की सफाई। खाने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। नंबर 3 है, टाइफाइड के रोगी के संपर्क से बचना चाहिए तथा रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को, खाने पीने के बर्तन, बिस्तर, कपड़ों आदि को अलग रखना चाहिए। नंबर 4, रोगी के मल मूत्र को खुला नहीं छोड़ना चाहिए तथा उसका निष्कासन भली भांति करना चाहिए। नंबर 5 कहता है, इस रोग से बचने के लिए जल एवं दूध को सदैव उबाल कर ही पीना चाहिए। तो ये तो
हमने देख लिया कि टाइफाइड से किस तरह से बचाव किया जा सकता है। अब टाइफाइड का उपचार देख लेते हैं, किसका उपचार किस तरह से हम कर सकते हैं। नंबर 1 है रोग के लक्षण प्रकट होते ही योग्य चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। नंबर 2, चिकित्सा के आदेशानुसार विभिन्न समय पर शरीर का तापक्रम लेने, दवाई देने, भोजन व पानी देने आदि का संपूर्ण प्रबंध होना चाहिए। नंबर 3 है रोगी के विश्राम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक संभव हो दवा व भोजन पानी इत्यादि लेटे लेटे ही दिया जाना चाहिए। नंबर 4 है रोगी के आहार का समुचित ध्यान रखना चाहिए, कौन सा भोजन किस रूप व किस मात्रा में दिया जाए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5 कहता है हल्के तथा सुपाच्य आहार के साथ रोगी को दूध तथा फलों का रस दिया जाना चाहिए। और नंबर 6 है रोगी को रोग के समय एवं रोग मुक्त होने के उपरांत भी कुछ समय तक मसालेदार तथा गरिष्ठ आहार से बचना चाहिए। गरिष्ठ आप समझते हैं किसको कहते हैं, जो थोड़ा सा हैवी मील होता है, हैवी भोजन होता है, उसको गरिष्ठ कहते हैं। तो ये हमने 5-6 पॉइंट्स देख लिए किसके बारे में, टाइफाइड से आप कैसे उपचार कर सकते हैं उसके बारे में। अब जितने भी अभी हमने रोग पढ़े, अतिसार पढ़ा, हैजा, टाइफाइड, ये सब पढ़ा, इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है अतिसार का संप्राप्ति काल कितना होता है। टाइफाइड को मोतीझरा कहते हैं, ये सत्य है या असत्य बता सकते हैं आप। किस रोग में रोगी की जिह्वा मध्य में सफेद तथा सिरों पर लाल हो जाती है। क्वेश्चन 4 है टीएबी का टीका किस रोग में लगवाया जाता है। आपके ऊपर ही देखिए दिया हुआ है, बताना ही क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको सब पहले ही पढ़ा देती हूँ, तो सॉल्व कराने का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। तो ये हो गए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपने इनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है पेचिस। पेचिस जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं। पेचिस भी एक तीव्र संक्रामक रोग है, यानी कि तेजी से फैलता है, जो अशुद्ध जल के सेवन द्वारा फैलता है। उद्भवन काल क्या है इसका, यह रोग 1 से 2 दिन में होता है। शरीर में पहुंचते ही इस रोग के जीवाणु अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते। पेचिस के कारण यह रोग 2 प्रकार के रोगाणुओं से उत्पन्न होता है। बैसिलरी जीवाणु द्वारा होने वाली पेचिस को बैसिलरी पेचिस तथा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रजीवाणु है, ध्यान दीजिएगा, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो प्रजीवाणु है द्वारा होने वाले पेचिस को हम क्या कहते हैं, अमीबियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबियोसिस कहते हैं। इस रोग से फैलने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 दूषित जल, नदी, कुआं, तालाब, यहाँ से हम दूषित जल प्राप्त करते हैं, तो इनमें प्रायः जीवाणु व प्रजीवाणु दोनों पाए जाते हैं। नंबर 2 है मक्खियाँ इस रोग के वाहक का कार्य करती हैं तथा पेयजल एवं खाद्य पदार्थों तक रोगाणुओं को पहुंचाती है। नंबर 3 है रोगी व्यक्ति के मल मूत्र व अन्य प्रकार की गंदगी इस रोग को व्यापक स्तर पर फैलने में पर्याप्त योगदान देती है। तो ये तो हमने जाना पेचिस के बारे में। अब देखते हैं पेचिस के लक्षण। पेचिस के रोगाणु के संक्रमण के उपरांत 1 या 2 दिन में ही रोग के लक्षण निम्न प्रकार से प्रकट होने लगते हैं। नंबर 1 इस रोग की स्थिति में बार बार दस्त होते तथा पेट में ऐंठन होती है। नंबर 2 है शौच के साथ आंव तथा कभी कभी रक्त का स्राव भी होता है। पॉइंट 3 है कभी कभी दिन में 20 से 25 बार तक शौच के लिए जाना पड़ता है। पॉइंट 4 है रोगी को बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है। नंबर 5 है कभी कभी रोगी को 103 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक ज्वर तथा हड्डियों में दर्द हो जाता है। नंबर 6 है इसके जीवाणु प्रायः आंतों की झिल्ली में घाव कर देते हैं। तो ये तो हमने देखे पेचिस के लक्षण। और हाँ, एक पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि क्या लिखा है पॉइंट 3 में, कभी कभी दिन में 20 से 25 बार तक शौच के लिए जाना पड़ता है। अभी पीछे हमने पढ़ा था क्या, एक और ऐसा ही हमने पॉइंट देखा था है, उसमें थोड़ा सा 25 से 30 ऐसे कुछ करके था। तो आप बताइए वो कौन सा रोग था उसमें भी हमें 25 से 30 या 30 से 35 बार शौच के लिए 25 से 30 बार जाना पड़ता है। तो ये तो पेचिस के लक्षण। और कौन सा ऐसा रोग था जिसमें हमें 25 से 30 बार शौच के लिए जाना पड़ता है, तो प्लीज़ बताइएगा। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसीलिए आपको बोलती हूँ ना, पॉइंट को कनेक्ट करके एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए। आपने पेचिस के बारे में पढ़ा, आपको देखा कभी कभी दिन में 20 से 25 बार तक शौच जाना पड़ता है। अच्छा, तो इसके पहले भी हमने एक रोग के बारे में देखा था ना, वो कौन सा रोग था जिसमें 25 से 30 बार शौच के लिए जाना पड़ता है। जब दोनों ही पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी और आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे।
तो ये तो देखा हमने पेचिस के लक्षण। अब देख लेते हैं पेचिस से बचाव के उपाय क्या किए जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं। नंबर 1, जल को उबालकर पीना चाहिए तथा भोजन की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 है मक्खियों से रोकथाम के लिए खाद्य सामग्री को ढककर रखना चाहिए। नंबर 3, रोगी को अन्य व्यक्तियों से पृथक रखना चाहिए। नंबर 4, रोगी के मल मूत्र को कीटाणुनाशक पदार्थ निसंक्रमक करके जला देना चाहिए। नंबर 5 है रोग संक्रमण की आशंका होने पर गांव के तालाबों एवं कुओं में लाल दवा डालनी चाहिए। अब एक चीज़ और बताइए, लाल दवा को हम और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो भी हमें बताइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स पढ़ रहे, अगर मिलता जुलता कुछ आ जाता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए। कनेक्ट करके पढ़ेंगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और भी चीज़ें साफ होती जाएंगी, तो इसीलिए कनेक्ट करके पढ़िए। यहाँ लाल दवा आया तो आपको ये भी और पता होना चाहिए कि लाल दवा तो हमने पहले भी पढ़ा है, बट लाल दवा को हम और किस नाम से जानते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए। पेचिस के उपचार देख लेते हैं। रोगी को समुचित औषधि के साथ पूर्ण विश्राम भी करना चाहिए। नंबर 2 है रोग के लक्षण प्रकट होने पर रोगी को हल्का तथा सुपाच्य भोजन कराना चाहिए। नंबर 3, रोगी को मट्ठा, जौ का पानी तथा फलों का रस भी पिलवाया जा सकता है। नंबर 4 है रोगी में पानी की कमी ना हो इसके लिए जीवन रक्षक घोल या नमक और चीनी का घोल पिलाते रहना चाहिए। नंबर 5 कहता है रोगी की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जितनी ज़्यादा साफ सफाई रहेगी उतना जल्दी ही ये बीमारी ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो आपने देख लिया पेचिस के उपचार। अब जो अभी हमने इनसे कुछ अभी जो टॉपिक हमने पढ़े इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है बैसिलरी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाली पेचिस को क्या कहते हैं। पेचिस में हमने 2 तरह के जीवाणु देखे ना, क्या एक बैसिलरी जीवाणु देखा हमने और एक कौन सा देखा हमने, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जीवाणु देखा। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका देखा वो क्या है, प्रजीवाणु है कि जीवाणु, वो भी बताइए। और बैसिलरी जीवाणु द्वारा कौन सी पेचिस होती है, यानी जो बैसिलरी जीवाणु है उससे कौन सी पेचिस होती है, उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 3, क्या पेचिस के रोग को मट्ठा, जौ का पानी पिलाया जाता है। और क्वेश्चन 2 है क्या दूषित जल में जीवाणु का प्रजीवाणु दोनों पाए जाते हैं, यानी कि जो दूषित जल होता है उसमें जीवाणु व प्रजीवाणु दोनों पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था जीवाणु के बारे में भी, प्रजीवाणु के बारे में भी, तो बताइए कि दोनों पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। छोटा चैप्टर था बट फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आई होप ये सारे ही पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। और हाँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, जो ये हमारे क्वेश्चन हैं, तो ये देख लीजिए। आई होप इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई, मैं बार बार कहती हूँ, तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज़ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।